हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो देन लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से टॉपिक अल्फ़ा पार्टिकल्स के पहले वाले टॉपिक फुल टाइम पीरियड एंड मीन टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम और मीन से एवरेज लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस किया था। नाउ उसके बाद है ना अल्फ़ा डीके, गेमा डीके एंड बीटा डीके, ये 3 डीके है। बट उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले बिकॉज वी हैड अ डेडलाइन ऑफ 26 जैन एंड वो जो पोर्शन है वो इंक्लूडेड में नहीं है। तो आज हम इंक्लूडेड पोर्शन को ही कवर करेंगे और ये लास्ट लेक्चर है थियरी का, तो अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ 13.7 न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, चलो then we all know about nuclear energy. What is nuclear energy? By separating nucleons from the nucleus we get something, or by adding some nucleons in the nucleus we get some amount of energy by mass defect. बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक देखा था। वी नो दैट between 30 to 170 of mass nucleus had the maximum binding energy. एवरेज मीन एवरेज कितनी एनर्जी होती है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट जितनी। देन इफ आई ब्रेक 240 न्यूक्लियस इंटू 120, 240 न्यूक्लियस इंटू 120, देन दिस न्यूक्लियस हैज़ टू, देखो 120 न्यूक्लियस इस रेंज में आएगा तो उससे पहले 240 की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। बट जैसे ही उसे मैं 120 में डिवाइड करता हूँ, अच्छे से समझ लेना, जैसे ही मैं उसे 120 में डिवाइड करता हूँ उस न्यूक्लियॉन्स को इस रेंज में आने की वजह से खुद की बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करनी होगी। इफ़ दे वांट टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी दे हैड टू सेट मोर टाइटली देन बिफोर। जो वो लोग पहले थे उससे भी और भी टाइट उन्हें बॉन्ड क्रिएट करना होगा, और वो बॉन्ड क्रिएट करने में अपनी मास यूज़ करेंगे और उस वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम मास डिफेक्ट एनर्जी भी कहते हैं या फिर हमारी बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे फ्यूज़न किया, ब्रेकडाउन हो गया, उस वजह से बाइंडिंग एनर्जी मिली। सेम वे में फ्यूज़न से भी होता है, हमें पता है। तो न्यूक्लियर में या तो फ्यूज़न से या फिर फ्यूज़न से वी कैन गेट द बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी बाय फ्यूज़न और बाय फ्यूज़न। ओके, तो इस वाले चैप्टर का इंक्लूडेड पोर्शन में अभी फ्यूज़न ही है, तो मेन डिस्कशन हमारा फ्यूज़न के ऊपर ही रहेगा। फ्यूज़न प्रोसेस आर नॉट देयर फॉर आवर इंक्लूडेड पोर्शन। ओके, चलो तो फ्यूज़न प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़े फैक्ट की बात करें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वाई न्यूक्लियर एनर्जी आर सो इम्पोर्टेंस एंड वाई दे आर much costlier than any other energy, because if we burn 1 kg of coal, we get 10 raised to 7 joule of energy, and if we burn 1 kg of uranium then we get 10 raised to 14 joule of energy. समझ में आ रहा है? डबल हो रही है, डबल एनर्जी। generally we can say that the chemical energy or coal energy are in electron volt, when the nuclear energy are mega electron volt. means what? वो ऑलरेडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ज़्यादा है नॉर्मल केमिकल एनर्जी से, ये इतनी ऑलरेडी ज़्यादा है, समझो। तो उस वजह से न्यूक्लियर एनर्जी की कॉस्ट भी ज़्यादा है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है और उसकी वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा है। नाउ हमारे जो बुक में इंक्लूडेड पोर्शन है फिजन, तो उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन चलने वाला है। और जिसको भी ये फिजन रिएक्शन समझ में आ गई ना, उसके लिए रिएक्टर बहुत ही ईजी वन है, समझ लेना। तो अब मैं बात करने वाला हूँ फिजन की, फिजन को बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, चलो फिजन। देन फिजन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है पता है? देखो यहाँ पे फिजन, तो फिजन मेनली फिजन मीन्स व्हाट? ब्रेक डाउन करना किसी भी न्यूक्लियस का, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस को ब्रेक करो और उसके अंदर कुछ ना कुछ फिजन की वजह से कुछ ना कुछ न्यू न्यूक्लियस क्रिएट हो गए। ओके, तो फिजन मेनली 3 टाइप से हो सकता है। आइदर यू कैन थ्रो दी प्रोटॉन, आइदर यू कैन थ्रो दी न्यूट्रॉन, और यू कैन थ्रो दी अल्फा पार्टिकल्स।
ओके। बट मेनली बहुत ही फेमस जो है और बहुत ही इफेक्टिव जो है वो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को थ्रो करना है। ओके, देन वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन ऑन बाय थ्रोइंग न्यूट्रॉन्स ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस। ओके, देखो तो ये न्यूट्रॉन है जिसको कोई चार्ज नहीं होता है, जिसका मास 1 होता है, 0 and 1, क्लियर। प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 92 यूरेनियम 235। तो अब यहाँ पे अगर ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 92 यूरेनियम 236, देखो नंबर ऐड हो गया ऊपर, नीचे तो 0 + 92 92 ही रहने वाला है। इट गिव्स बेरियम 56 144 प्लस क्रोमियम, सॉरी क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन है। ओके, 18 नंबर वाली जो लाइन होती है ना, लास्ट वाली लाइन, उसका पार्ट है क्रिप्टॉन। 36 89 प्लस 3 न्यू न्यूट्रॉन्स। देखो तो क्या हो रहा है, व्हेन आई थ्रो द न्यूट्रॉन्स ऑन द यूरेनियम न्यूक्लियस it gets separated into barium and krypton and another 1 2 3 something some nucleus are out there। ओके, तो चलो हमें क्या पता चला कि हर बार यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स को थ्रो करने से कोई यही रिएक्शन नहीं क्रिएट होगी कि हर बार बैरियम और क्रोमियम ही जनरेट होगी, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन भी हो सकती है। तो देखो जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकती है ना, वो सारी यहाँ पे देके रखी हुई है। तो अनदर रिएक्शन आर, मैं यहाँ पे सारी रिएक्शन लिखने वाला हूँ और आपको भी रिमेंबर करनी है ये सारी रिएक्शन। 3 रिएक्शन ही तो है, केमिस्ट्री में कितनी सारी रिएक्शन रिमेंबर करते हो आप लोग, तो सिर्फ 3 रिएक्शन हमें रिमेंबर करनी है। SB मैं एंटीमनी कहते हैं SB को, 51 SB 133 प्लस 41 NB न्यूबीडियम, ऐसा कुछ नेम है मुझे पक्का नहीं मालूम, 0 and 1। ओके, सेम वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल अभी एक्सप्लेन होने वाली। 235 gives 92 uranium 236 gives 54 xenon 140 plus 38 SR means strontium maybe 94 plus 2 0 and 1। ओके चलो अब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चला कि यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन्स थ्रो करने से जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के न्यूक्लियस क्रिएट हो, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट रिएक्शन फॉर थ्रोइंग न्यूट्रॉन्स ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस। ओके, एंड द अदर थिंग वी गॉट नो दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर जनरेटेड एट द एंड। देखो न्यूट्रॉन को मैंने इसके ऊपर थ्रो किया, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई, कुछ ना कुछ न्यू ब्रेकडाउन, देखो यहाँ पे सारी फिजन है, 36 को ब्रेक डाउन करो, हर बार फिजन हो रहा है, तो फिजन की वजह से कुछ ना कुछ न्यू न्यूक्लियस हमें क्रिएट हो गए, बट उसके साथ कुछ ना कुछ हर बार न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे। तो देखो ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, उसे फास्ट न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स। एंड यहाँ पे जो ये न्यूट्रॉन्स मैं थ्रो कर रहा हूँ उसे स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स। और यू कैन से इसे लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, और इसे हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। तो क्या हो रहा है पता है, यहाँ से मैं जो न्यूट्रॉन्स थ्रो कर रहा हूँ वो स्लो न्यूट्रॉन्स है, उसके पास थोड़ी एनर्जी कम है, लो एनर्जी है। अगर मैं इस न्यूट्रॉन्स के इसके ऊपर इम्पार्ट करूँ तब इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा, फ्यूजन प्रोसेस होगी और कुछ ना कुछ न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे, बट उसके साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे जो बहुत ही फास्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे, या आप ये कह सकते हो कि उसके पास एवरेज उसके पास एनर्जी होगी ना, वो उनकी एनर्जी एवरेज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी। अब सोचो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स व्हाट, सो मच ऑफ एनर्जी। आपको पता है हमारे सूरत में काकरापार में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वहाँ पे पर ईयर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का प्लांट है पर ईयर, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उस अकेले न्यूट्रॉन्स के पास एवरेज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। अब तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है? तो ये सिर्फ काकरापार वाला डेटा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने न्यूक्लियर पावर स्टेशन काकरापार की पूरी अंदर जाके विजिट करके आया हूँ। मैं हर एक चीज़, टरबाइन से लेके रिएक्टर से लेके जनरेटर, हर एक चीज़ मैंने
विजिबली फिजिकली देखी हुई है अपनी आईज से। ओके, तो शायद मैं रिएक्टर और भी आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, बिकॉज मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट वैसे भी पता ही थे, हम लोग मैकेनिकल में वो सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और देखा भी है। चलो, तो फिजन प्रोसेस पता चली। फिजन के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन को थ्रो करने से वो ब्रेक हो जाता है और न्यू न्यूक्लियस क्रिएट करता है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं। हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, ब्रेक इनटू 2 और 3 न्यूट्रॉन्स। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना था, बट चलो जनरल बात करते हैं। एक जनरल डिस्कशन है कि इफ़ यू ब्रेक ए इज इक्वल टू 240 वेट के किसी एक न्यूक्लियस को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दो, तो उस एक न्यूक्लियस में से अप्रोक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट जितनी एनर्जी मिलती है। अप्रोक्सीमेट कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। और ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट है, ये 2 मेगावाट नहीं है, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। बट ये एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने से, न्यूक्लियॉन से नहीं है, ये एक न्यूक्लियस को, यानी कि यहाँ पे ये जो 240 है, अगर मैं 240 के 240 को ब्रेक कर दूँ तब जो एनर्जी मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट मिलेगी। और यहाँ पे कैलकुलेशन भी देके रखी हुई है, मुझे नहीं करना था, चलो करते। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन कर दूँ 120 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे जब वो 240 था तब उसके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 7.9 समथिंग। और जब 120 में ब्रेक डाउन कर दूँ तब उसके पास एनर्जी होगी 8 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे देके रखा हुआ एग्जैक्ट नंबर 8.5, और वहाँ पे थी 7.6। देखो यहाँ पे 7.6 और यहाँ पे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, समझ लेना। ओके, तो 240 के न्यूक्लियस को 120 में डिवाइड कर दो तो उसके पास एनर्जी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी 8.5। तो समझो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 8.5 माइनस 7.6, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जस्ट एक न्यूक्लियन को ब्रेक डाउन करने से मिली। अगर मुझे इन सारे के सारे 240 को ब्रेक डाउन करना होगा तो इफ़ आई वांट टू ब्रेक ऑल दी 240 देन तब क्या करना होगा? ये तो 1 से मल्टीप्लाई विथ 240, तो आपको अप्रोक्सीमेट नंबर 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट मिलेगा। तो देखो ये 200 के बहुत पास में। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन, न्यूक्लियॉन को ब्रेक डाउन करने से नहीं, न्यूक्लियस, यानी कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस को, एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस में से सारे न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने पर हमें अप्रोक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिलती है। ओके, चलो नाउ ये तो सिर्फ जनरल डेटा था। नाउ अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 13.7.2 न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से देखते रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी फिजन प्रोसेस भी वहाँ पे काम लगने वाली, तो देखते रहना अच्छे से। रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो तो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। देखो अभी से एक बात बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर मैंने जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट को पढ़ा था ना, तब अप्रॉक्सीमेट मैंने 2 और 3 लेक्चर कवर अप कर लिए थे एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर में। बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनको न्यूक्लियर रिएक्टर के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन पता होगा, बहुत ही डिटेल पता होगी। बट आज ऐसा हम नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा बुक को फॉलो करूँगा जिससे कि मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड या फिर अनदर लाइन पे नहीं चला जाऊँ, क्योंकि मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा पता है, मैंने देखा हुआ है, मैंने बताया ना काकरापार मैंने विजिट करके रखा है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा ज़्यादा, बुक को ही फॉलो करेंगे। चलो, तो सबसे पहले एवरेज न्यूक्लियर रिएक्टर में से एवरेज फ्यूजन प्रोसेस में, फिजन प्रोसेस में देखो, याद रखो, पहले तो रिएक्टर को समझने से पहले याद रखो, व्हेन फिजन प्रोसेस आर कंट्रोल्ड, व्हेन फिजन प्रोसेस आर इन कंट्रोल, इसका मीनिंग क्या होगा? कंट्रोल का मीनिंग कि देखो यहाँ पे समझो, एक चीज ध्यान से समझो, न्यूट्रॉन्स को थ्रो आउट करने से, यूरेनियम के ऊपर थ्रो आउट करने से कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बट साथ में न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलते। अब अगर यही न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के साथ थ्रो आउट हो जाए तो यही न्यूट्रॉन को अगर मैं यूरेनियम पे थ्रो करूँ तो फिर से ब्रेक डाउन होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ न्यूज़, कोई भी न्यूक्लियस क्रिएट हो सकते हैं, बट हर बार कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स तो निकल ही रहे। तो वही न्यूट्रॉन अगर फिर से यूरेनियम के साथ प्रोसेस करने लग जाए तो, यानी कि एक बार मैंने एक न्यूट्रॉन को थ्रो कर दिया और एक बार मैंने फिजन स्टार्ट किया, तो वही न्यूट्रॉन प्रोसेस करते रहेंगे, वही न्यूट्रॉन प्रोसेस करते रहेंगे।
न्यूट्रॉन एमिट हो ही रहे, वही न्यूट्रॉन फिर से प्रोसेस करते रहेंगे। तो अगर वो अपने आप ही चलती रहे और वी कांट कंट्रोल देम, देन दे आर इन अंडर कंट्रोल। तो तब हम क्या कह सकते हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। बट कंट्रोल फ्यूजन प्रोसेस मीन्स व्हाट, वी कैन कंट्रोल कि हमें कितना फ्यूजन करना है और कब रुक जाना है और कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। तो उसे कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं, कंट्रोल फ्यूजन। और कंट्रोल फ्यूजन का एग्जाम्पल है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। बट अगर वो अनकंट्रोल है, अनकंट्रोलेबल है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी कि बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाएगी, बहुत सारी 1 से 2 मिली सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में सारी सारी एनर्जी एक साथ रिएक्शन कर देगी और सब कुछ एक साथ रिलीज हो जाएगा। तो तब जो प्रोसेस होगी, तब जो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। उसी वजह से उसे हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जब एनर्जी अनकंट्रोल होती है या फिर फ्यूजन प्रोसेस अनकंट्रोल होती है, तब उसे बॉम्ब कहते हैं। और जब कंट्रोल में होती है, तब उसे रिएक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो हम लोग पढ़ने वाले फ्यूजन प्रोसेस आर इन कंट्रोल, विच मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, चलो। तो ये डेटा है कि एवरेज फ्यूजन रिएक्शन में से अप्रोक्सीमेट एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स जनरेट होते, 2.5 न्यूट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि चलो 2 न्यूट्रॉन्स तो समझ में आ रहा है, ये हाफ न्यूट्रॉन क्या? बट आगे वर्ड देखो, एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होगा कि सारे जितने भी न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी एवरेज निकालो। जैसे देखो, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे, तो 3 और 2 की एवरेज क्या होगी? 5/2, 2.5। तो यही बात कर रहा हूँ कि हर एक रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में? फ्यूजन रिएक्शन में, हर एक फ्यूजन रिएक्शन में एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब अगर वही न्यूट्रॉन अगर इस वाले यूरेनियम के साथ फिर से रिएक्शन करने लग जाए, तो प्रोसेस कंटिन्यू ही रहेगी। ये न्यूट्रॉन्स फिर से प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर से प्रोसेस करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर से प्रोसेस करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? चेन रिएक्शन। और ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चेन रिएक्शन क्या है। ओके, चलो। तो चेन रिएक्शन मीन्स व्हाट, एक के बाद कंटिन्यू रिएक्शन होती जाए, उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू है तो उसे रोके कैसे? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। याद रखो, अगर रिएक्टर में से कोई क्वेश्चन होगा ना, आपने अगर वो 13 नंबर के चैप्टर के मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे वो देखे होंगे ना, तो क्या होता है पता है? आपको रिएक्टर को कैसे एक्सप्लेन करना है पता है? जैसे कि आप रिएक्टर क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप रिएक्टर एक्सप्लेन करोगे, इतने न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे, उस वजह से चेन रिएक्शन हो रही है। तो चेन रिएक्शन हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? फिर से कोई दूसरी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? थर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? रिएक्टर को इसी फॉर्म में लिखना है, प्रॉब्लम लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, प्रॉब्लम लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद उसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो। समझ में आ रहा है? तो पहले हम यही कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे, चेन रिएक्शन हो रही है। अब एक एनालिसिस ये कहता है कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। अब तुम और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देखते रहना। हाँ, क्या पता चल गया कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव टू डू फ्यूजन प्रोसेस। समझो इस चीज को कि फ्यूजन प्रोसेस करने के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फास्ट न्यूट्रॉन से भी। अब तो आपको लगेगा कि बेनिफिट हो गया कि ये न्यूट्रॉन्स फ्यूजन प्रोसेस नहीं करने वाले, चेन रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगी। बट फास्ट न्यूट्रॉन्स अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कैसे? देखो, समझो। इस मैंने बताया ना, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये स्लो न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पे ये फास्ट न्यूट्रॉन्स है। अब हमें डेटा से ये पता चला कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव टू डू फ्यूजन प्रोसेस। तो चलो, अच्छा, हम लोग स्लो न्यूट्रॉन तो सेंड कर ही रहे, थ्रू आउट कर ही रहे इसे ब्रेक डाउन करने के लिए। बट यहाँ पे जो ये फास्ट न्यूट्रॉन एमिट हो रहे, वो अगर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, जिससे कि बहुत ज़्यादा चेन रिएक्शन हो, फिर भी अगर ये फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्शन में नहीं जा रहे, तो वो बाहर निकल जाएंगे पेनिट्रेट करके रिएक्टर को। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फास्ट न्यूट्रॉन मैंने बताया ना, पहले ही बताया, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से। समझो इस चीज़ को। तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो पेनिट्रेट करके रिएक्टर को ब्रेक डाउन करके भी बाहर निकल सकते हैं।
और अगर ये वाले न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए तो रेडिएशन फैलेगी। तो अभी न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है वो अगर इफेक्टिव रिएक्शन नहीं दे रहे, अगर दे रहे होते तो चेन रिएक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती। अब चेन रिएक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाई? बिकॉज स्लो न्यूट्रॉन्स आर वेरी इफेक्टिव देन दी फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो अभी के लिए चेन रिएक्शन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुए, बट अभी के लिए हम अपनी लॉजिकल माइंड से देखें तो अब फास्ट न्यूट्रॉन, ये वाले जो एमिट होने वाले न्यूट्रॉन अगर फिर से प्रोसेस में नहीं जा रहे, देन हमारे लिए चेन रिएक्शन प्रॉब्लम अभी के लिए तो सॉल्व हो गई। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है जो हर बार एमिट होने ही वाले, रिएक्शन में बाहर निकल नहीं वाले, अब उसे स्लो डाउन कैसे करें। अब ये मेन क्वेश्चन हो गया कि अब इसे स्लो डाउन कैसे करें। अगर उसे फास्ट ही रहने देते देन वो तो रिएक्टर में से पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएंगे और रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। समझ में आ रहा है? और रेडिएशन फैलेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हो कि अगर कहीं पे बॉम्ब गिरा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, या फिर कोई रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, या फिर रिएक्टर में से कुछ भी थोड़ा बहुत भी बाहर निकल गया और बहुत ज़्यादा फैल गया, तो समझो कि वहाँ पे 20 to 50 ईयर तक लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। आपको पता है काकरापार में भी प्रॉब्लम हुई थी। काकरापार में जो रिएक्टर है ना, वो रिएक्टर में लीकेज हो गया था, माइनर लीकेज। तो माइनर लीकेज की वजह से क्या हो गया था पता है, पूरा का पूरा प्लांट बंद हो गया। और ये बात है अप्रोक्सीमेट 2007 या फिर 2008 की। तो वहाँ पे 2007-8 से अभी तक उसका कूलिंग स्टार्ट है। देखो आप काकरापार की इमेज देखोगे ना अभी करंटली नेट पे सर्च करके, तो आपको इस तरीके से 4 डॉम दिखेंगे, ये 2 डॉम्स और पास में दूसरे 2 डॉम्स। तो पहले ये 2 ही डॉम्स थे जहाँ पे, ये 2 ही डॉम्स थे जहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस जनरेशन हो रहा था। बट इस वाले प्लांट में प्रॉब्लम हो गई, लीकेज हो गया। तो अब क्या करते हैं पता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ भी नहीं चल रही, फिर भी उसका कूलिंग अभी भी स्टार्ट है, अभी भी कूलिंग कर रहे। क्यों? क्योंकि लीकेज हो गया था। और ये जो न्यू 2 डॉम्स क्रिएट हुए उसमें अब न्यू प्लांट स्टार्ट हो गया है। क्लियर हो रहा है? तो अब आपको पता चलेगा कि अगर न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए, इफ न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड आउट फ्रॉम या फिर पेनेट्रेट आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, और अगर रेडिएशन फैल गया तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। 20 to 25 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा रिएक्शन फैलेगा, हम ब्रीथ भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ ही पॉसिबल नहीं है तो कैसे रहेंगे। ओके चलो, तो इसीलिए ज़रूरी है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करें। नाउ सॉल्यूशन, फिर से पैटर्न देख रहे हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन निकला। अब इस सॉल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम, अब उससे स्लो डाउन करने के लिए एक और सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन ये है कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर, जस्ट मिनट। हाँ, मैं बीच में कोई टॉपिक भूल नहीं गया हूँ ना, मुझे वही देखना है। स्पीड के बारे में बात करी हुई डिस्कशन, वही सारी डिस्कशन है। ओके चलो, मॉडरेटर, मॉडरेटर ही है। चलो, तो मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर का मेन प्रोसेस है किसी भी प्रोसेस को स्लो डाउन करना, और यहाँ पे मेन काम है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना। अब मॉडरेटर की बात हो गई तो हम देखेंगे कि मॉडरेटर वर्क कैसे करता है, मॉडरेटर का वर्किंग क्या है। तो बहुत ही इजी वन है, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। सोचो कि यहाँ पे कोई एक मार्बल है और ये मार्बल एकदम स्टेडी कंडीशन में। अब यहाँ पे एक और मार्बल है मेरे पास, वो बहुत स्पीड से आ रही है और डायरेक्ट जाके यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन करती है। हेड ऑन कोलिजन समझ में आ रहा है ना, हेड शॉट आपकी पबजी की लैंग्वेज में। ओके, तो हेड ऑन कोलिजन कर रही है। तो जैसे ही यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन करेगी, ये अपनी सारी एनर्जी इस मार्बल को दे देंगी और ये स्लो डाउन हो जाएगी। और हमें मेनली इसे स्लो डाउन करना है बिकॉज ये रेडिएशन फैला सकता है, बिकॉज इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाए। अब अगर ये बाहर निकल भी रहा है तो ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, अगर ये बाहर निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एकदम बेसिक से बेसिक मैंने डिटेल बताई मॉडरेटर कैसे वर्क करता है, मॉडरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो मॉडरेटर में एक्चुअल में होता क्या है, मॉडरेटर में हमें चाहिए प्रोटॉन्स। क्या चाहिए? प्रोटॉन्स। वाई? बिकॉज प्रोटॉन्स हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ वेट, जितना न्यूट्रॉन्स के पास वेट होता है उतना ही। समझो कि ये प्रोटॉन्स है प्लस और ये जीरो है, यानी कि ये न्यूट्रॉन्स है। अब इस प्लस के पास सेम वेट है न्यूट्रॉन्स जितना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रॉन्स इसके साथ कोलिजन करेगा, हेड ऑन कोलिजन, वो अपनी सारी एनर्जी इस प्रोटॉन को दे देगा और वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या होगा, एनर्जी सारी प्रोटॉन्स के पास आ गई। अब प्रोटॉन उसका कुछ भी यूज़ करे ना करे हमें कोई दिक्कत नहीं,
समझ में आ रहा है? मेन न्यूट्रॉन्स जो रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन्स है, वाई? बिकॉज इट्स कम आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। समझो, यहाँ पे जो फास्ट एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं प्रोटॉन यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मेरे मॉडरेटर में मैंने कोई और ही, चलो मान के चलो मैंने हाइड्रोजन भर के रखा हुआ है। देन हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, और ये हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं है, ये मैंने बाहर से मॉडरेटर में भर के रखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो मॉडरेटर में अगर मैं हाइड्रोजन एटम भर दूं जिसके पास प्रोटॉन है, तो यहाँ पे एमिट होने वाले फास्ट न्यूट्रॉन्स इसके साथ हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी प्रोटॉन्स को दे देंगे, जिस वजह से ये स्लो डाउन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये स्लो डाउन हो जाएंगे, तो वो अब न्यूक्लियस में से बाहर रिएक्टर में से बाहर नहीं निकल सकते। तो मॉडरेटर मेन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं कोलिजन बाय स्कैटरिंग। समझो, स्कैटरिंग हमने वर्ड देखा हुआ है और कोलिजन भी देखा हुआ है। कोलिजन यानी कि कोलाइड होना एक दूसरे के साथ, बट स्कैटरिंग यानी कोलाइड होने के बाद फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करना, उसे स्कैटरिंग कहते हैं। हमने सारे स्कैटरिंग देखे हुए, रिले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, रिमेंबर है आपको? कौन से चैप्टर में? रे ऑप्टिक्स के अंदर प्रिज्म वाले टॉपिक्स के पास में स्कैटरिंग वाली इफेक्ट देखी हुई थी। लाइट का स्कैटरिंग देखा था कि अगर लाइट किसी पार्टिकल के साथ इम्पैक्ट करती है तो उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके और भी ज़्यादा फैलती है, उसे स्कैटरिंग कहते हैं। तो सेम वे में न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कोलाइड करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, बट फिर वो स्लो डाउन हो गया होगा क्योंकि वो सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोटॉन्स को दे चुका होगा। ओके, इसीलिए उसे कोलिजन बाय स्कैटरिंग भी कहते हैं। ओके, या फिर स्कैटरिंग, सिर्फ स्कैटरिंग बताओ तब भी चलेगा, बट कोलिजन वर्ड ऐड करो तो अच्छा लगेगा। ओके, स्कैटरिंग बाय कोलिजन या फिर कोलिजन बाय स्कैटरिंग, कुछ भी कहो चलेगा। मेन प्रिंसिपल है मॉडरेटर का फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। ओके, कैसे करना है? हाइड्रोजन चाहिए हमें। अब हम डायरेक्टली मॉडरेटर में हाइड्रोजन नहीं भर सकते, तो हम क्या करते हैं पता है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन भरते हैं, जैसे कि वाटर H2O, और से D2O हैवी वाटर, और से ग्रेफाइट। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ना, तो ग्रेफाइट में तो कार्बन ज़्यादा होता है, बट उसके साथ हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ग्रेफाइट प्योर ग्रेफाइट नहीं होता है, समझो इस चीज़ को। बट एक चीज़ याद रखो, हमें चाहिए हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सकता है। तो हम कोई भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम वाला। ओके, और ये जो H2 है ना, वाटर, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताई हुई है हमारे मुंबई में। ये जनरल डिटेल है। मुंबई में भाभा रिसर्च सेंटर है, जिसकी एग्ज़ाम भी होती है, भाभा रिसर्च सेंटर। उसमें अप्सरा करके रिएक्टर है, और मुझे नहीं पता, आप नेट पे सर्च करना। मे बी ये जो अप्सरा है ना, वो इंडिया का फर्स्ट वन या फिर ओल्डेस्ट होगा तो फर्स्ट वन ही होगा ना, फर्स्ट वन रिएक्टर है। इंडिया का सबसे पहला रिएक्टर है ना, वो शायद अप्सरा रिएक्टर ही है, मुझे अभी रिमेंबर नहीं है, बट मेनली यही था, जीके की बात कर रहा हूँ। और वो कहाँ पे? मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर में। तो उस अप्सरा में मॉडरेटर में वाटर, सिंपल वाटर यूज़ होता है। बाकी सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे इंडिया में D2O यूज़ होता है, हैवी वाटर, बट ये जो अप्सरा रिएक्टर है ना, उसमें सिंपल वाटर यूज़ हो रहा है। उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, चलो, तो मॉडरेटर पता चल गया, मॉडरेटर का प्रिंसिपल पता चल गया, मॉडरेटर का वर्किंग पता चल गया, मॉडरेटर को क्या करना है, मेनली फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है। अब आपको रियल मॉडरेटर कैसा होता है वो बताओ। तो उसमें क्या होता है पता है? देखो, ऐसी रॉड होती है जिसके अंदर यहाँ पे बीच में छोटा सा 1 ग्राम से भी कम यूरेनियम भरा होता है। एक रॉड है, होलो रॉड है, समझो। उस रॉड में आपको यहाँ पे लिखावट दिखाई दे रही है? पता नहीं, ये देखो साइनिंग कर रहा है ना, वो साइनिंग उतनी जगह पे, यहाँ पे जो ये साइनिंग हो रहा है, यहाँ पे उतनी जगह पे यूरेनियम भरा हुआ है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम। और उसी रॉड को पैक करके मॉडरेटर से पैक करके रखा हुआ है, दोनों तरफ से फुल पैक करके। किससे रखा हुआ है? मॉडरेटर से। और ऐसी एक रॉड जैसी बंच होती है रॉड की, 12 रॉड, 16 रॉड, 28 रॉड, और उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने 2 हैंड से भी एक साथ नहीं उठा पाओगे। हमने उठा के देखा हुआ है, इसी वजह से यूज़ होने के बाद जो बाकी रह जाता है ना, उससे हमको उठाने के लिए बताया था। मैंने बताया ना, जब हम लोग गए थे ना, तब ये लॉकडाउन हो गया था, और इसका न्यू प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही था।
जस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये बंद हो गया था 2017 में। हमने विजिट करके मैं करके आया हूँ 2017 में। अभी तो स्टार्ट हो गया न्यू प्लान भी, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था तब ये प्लांट बंद था। तो उस वजह से हमें बेनिफिट ये हो गया कि प्लांट बंद है तो हम हर एक अंदर जाके हर एक चीज़ देख पाए थे। हमने कंट्रोल रूम तक देखा था। कंट्रोल रूम हमारी स्कूल की बिल्डिंग जितना बड़ा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर होते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं बात करनी। अभी यहाँ पे देखो मॉडरेटर, मैंने बताया ना मैं आउट ऑफ लाइन जा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताई इसीलिए रिएक्टर के बारे में। चलो देखो, बीच में क्या भरा हुआ है, यूरेनियम, और उसके आसपास क्या पैक करके रखा हुआ है, मॉडरेटर, जिसके अंदर क्या हो सकता है, या तो वाटर या फिर D2 या फिर ग्रेफाइट। और उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो ना, नॉर्मल हम अगर आयन आयन को पकड़े, आयन आयन तो पता है ना, Fe जिसका वेट 56 होता है, जिसका वेट एक न्यूक्लियस का वेट 56 होता है। वही हम अगर एक साथ अगर 10 रॉड ऑफ आयन को पकड़े तो हमें वेट लगता है। तो यहाँ पे तो यूरेनियम भर के रखा है, तो यूरेनियम का वेट तो 235 जितना लेके रखा हुआ हमने। तो 235 वाला यूरेनियम यानी कितना ज़्यादा वेट है। तो अगर वो छोटा सा भी पार्टिकल है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। और फिर से उसके ऊपर रॉड है, रॉड भी कितनी हैवी होगी, उसके अंदर भर के रखा है मॉडरेटर। उस वजह से उसका वेट इतना ज़्यादा होगा कि हम 2 हैंड से भी जैसे तैसे उठा पाते हैं। ओके, तो मॉडरेटर में क्या होता है, बीच में यूरेनियम और उसके आसपास मॉडरेटर भर के रखा हुआ है। तो क्या होगा पता है, जैसे ही यहाँ से मैं उसके ऊपर न्यूट्रॉन को पेनेट्रेट करूंगा इस यूरेनियम के अंदर से, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। स्लो न्यूट्रॉन्स को अगर यूरेनियम में मैं थ्रो आउट करूंगा तो रिएक्शन होगी और कुछ ना कुछ न्यू न्यूक्लियस क्रिएट होंगे। बट उसके साथ कुछ ना कुछ हैवी वेरी फास्ट हाई एनर्जेटिक वेरी फास्ट न्यूट्रॉन भी जनरेट होंगे। बट यहाँ पे देखो मॉडरेटर हमने बाहर नहीं रखा हुआ है, उसी के साथ मॉडरेटर रखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा पता है, जैसे ही मैं इस यूरेनियम के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन्स को इम्पैक्ट करता हूँ और इसका ब्रेकडाउन होता है, न्यू न्यूक्लियस क्रिएट होते हैं, और उसके साथ जो भी फास्ट न्यूट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं जिसके पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एवरेज एनर्जी है, वो न्यूट्रॉन्स ऑलरेडी इस मॉडरेटर में से ही पास होके बाहर निकलने वाले। देखो फास्ट, वेरी वेरी फास्ट एंड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से ये सारे रिएक्शन के बाद क्रिएट होने वाले। बट वो मॉडरेटर्स में से होते ही निकलने वाले, क्योंकि मॉडरेटर के अंदर ही मैंने अपना वर्किंग फ्यूल रखा हुआ है। वर्किंग फ्यूल कहते हैं यूरेनियम को, क्योंकि उसी के ऊपर काम चलता है सारी चीज़ें। ओके, तो जो हमारा मेन फ्यूल है उसे मैंने मॉडरेटर के अंदर ही पैक करके रखा हुआ है। अब उसके ऊपर मैं स्लो न्यूट्रॉन्स को इम्पैक्ट करता हूँ, उस वजह से जो भी ये फास्ट न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे वो सारे के सारे फास्ट न्यूट्रॉन्स सारे के सारे फास्ट न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर में से होके ही बाहर निकलने वाले, इसलिए वो स्लो डाउन होके ही बाहर निकलेंगे। क्लियर हो रहा है अब आपको। तो अब आपको डिटेल में क्लियर होगा कि कैसे मॉडरेटर स्लो डाउन भी करता है। मॉडरेटर का प्रिंसिपल पता है, वर्किंग पता है, बट एक्चुअल में कैसा होता है वो भी आपको पता चल गया होगा रिएक्टर के अंदर। अब मेन से फिर से मैंने बताया ना, चेन रिएक्शन वाली प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों ख़त्म नहीं हुई? क्योंकि अगर ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो गए तो सोचो, स्लो न्यूट्रॉन्स तो और भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट क्रिएट कर सकते। अभी हमने देखा, देखो, स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव फॉर फ्यूजन प्रोसेस देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो अब तो कोई भी फास्ट न्यूट्रॉन बाहर निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो ये हमारा वर्किंग फ्यूल है यूरेनियम, उसके अंदर उसे मॉडरेटर के अंदर ही रखा हुआ है। तो अगर मैंने उसे मॉडरेटर के अंदर ही रखा हुआ है तो वो मॉडरेटर के अंदर से अगर ये फास्ट न्यूट्रॉन बाहर निकल भी रहे तो स्लो डाउन होके ही निकलेंगे। एंड स्लो न्यूट्रॉन्स आर इफेक्टिव फॉर फ्यूजन प्रोसेस। तो हमारे पास पहले से एक न्यूट्रॉन तो था, मैंने इम्पेक्ट किया ही था, बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन्स भी स्लो ही न्यूट्रॉन है। तो अब चेन रिएक्शन हो सकती है और भी ज़्यादा। तो फिर से वही वहाँ पे आ गए हम लोग कि हमें फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना था ताकि रेडिएशन नहीं फैले, तो हमने मॉडरेटर यूज़ करके उसे स्लो कर दिया। बट फिर से चेन रिएक्शन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब हमारे पास रिएक्शन करने के लिए इतने सारे न्यूट्रॉन्स है, इतने सारे न्यूट्रॉन्स है कि अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे भी हो, देखो, अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन हो सकती है। चलो, तो अब हमारा क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर फिजन प्रोसेस कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल में, वो कैसे जाने और उसे कंट्रोल कैसे करें, दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। तो पहले ये डिटेल देख लेते कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फ्यूजन प्रोसेस कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल में। तो वहाँ पे बात होती है, जैसे ही इसके कंट्रोलर के बारे में बात करनी होती है ना, वैसे ही हमें बात करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, देखो मुझे नहीं पता है कि मैं रिएक्टर कैसे पढ़ रहा हूँ, बट डेफिनेटली रिएक्टर के बारे में बहुत सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मुझे पता है
मैंने कोई फिजिक्स वाले टीचर को अभी तक, ये मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, कि मैंने कोई फिजिक्स वाले टीचर को नहीं देखा है कि वो इतनी अच्छे से रिएक्टर बढ़ा पाए। मुझे वैसे अपनी तारीफ नहीं करनी है, बट मुझे बहुत सारी डिटेल पता है। हम चाहे तो इसके ऊपर पूरे ईयर भी बात कर सकते, इतनी डिटेल मुझे पता है इस वजह से। चलो, तो अभी फिर से बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसे के से डिनोट करते हैं। और अगर आप कंट्रोल रूम में जाओगे ना, तो के वाली जगह पे जहाँ पे के मेजर होता है ना, वहाँ पे रेड लाइट बहुत सारी बड़ी बड़ी, हमारी विंडो जितनी बड़ी बड़ी रेड लाइट रखी होती है कि के कितना हो रहा है। के ऊपर ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में हमारा रिएक्टर कैसे वर्किंग कर रहा है। और डे एंड नाइट चलता है। एक बार रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, जब तक हमें फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाए तब तक डे एंड नाइट 24 आवर 7 डेज, जब तक रिएक्टर फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। शिफ्ट चेंज होती रहती है वर्कर्स की, बट कंटिन्यू रिएक्टर चलते रहता है। अगर हमें कंट्रोल करना है, अगर हमें ऑफ करना है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअल में है क्या। देन माई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इज रेशियो ऑफ न्यू, नीचे लिखता हूँ, थोड़ा डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेस नहीं, देखते रहे। न्यू जनरेटिंग न्यूक्लियस टू ओल्ड जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस। समझो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के जो है वो एक्चुअल में रेशियो ऑफ न्यू जनरेशन न्यूक्लियस टू ओल्ड जनरेशन न्यूक्लियस। अब ये क्या है? देन दिस इज दैट कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स को इसके ऊपर इम्पेक्ट करता हूँ और कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, अब अगर सेकेंड टाइम पे और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स मेरे पास है और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इम्पेक्ट करूँगा, तो और भी ज़्यादा न्यूक्लियस क्रिएट होंगे, और भी ज़्यादा न्यूक्लियस, और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जनरेट करेंगे, और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स, और भी ज़्यादा वाली रिएक्शन क्रिएट करेंगे, और भी ज़्यादा 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 न्यूक्लियस क्रिएट करेंगे। यानी कि हर एक न्यू फ्यूजन प्रोसेस में निकलने वाले न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस ओल्ड जनरेशन से ज़्यादा ही होंगे। क्लियर हो रहा है आपको? देन दिस के इज द रेशियो ऑफ न्यू जनरेशन न्यूक्लियस डिवाइड बाय ओल्ड जनरेशन न्यूक्लियस। क्लियर हो रहा है अब तो आपको कि के है क्या? तो व्हेन माई के इज इक्वल टू 1, यानी कि न्यू जनरेशन होने वाले न्यूक्लियस अगर ओल्ड जनरेशन वाले न्यूक्लियस के जितने ही है तब के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों सेम टू सेम है तब के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उसे कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल रिएक्टर, या फिर क्रिटिकल कंडीशन वाला रिएक्टर। और आपको ये क्रिटिकल वर्ड देख के रिएक्टर में डरना नहीं है, क्योंकि रिएक्टर जब क्रिटिकल होता है तभी सबसे अच्छा वर्किंग करता है। समझो कि क्या हो रहा है, पता है? जब रिएक्टर क्रिटिकल है ना, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टर स्मूथ वर्किंग है। क्यों स्मूथ वर्किंग है? क्योंकि न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड ओल्ड जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस आर सेम, तो सेम एनर्जी हर बार प्रोड्यूस हो रही होगी। तो सेम एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है, सेम 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 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर इसे मैप पे ड्रॉ करें तो ऐसा मैप होगा, स्मूथली एक साथ आगे बढ़ने वाला मैप। तो इसे कहते हैं हम लोग क्रिटिकल रिएक्टर। और क्रिटिकल रिएक्टर होना है जरूरी है। क्रिटिकल रिएक्टर है तो उसका मीनिंग ये है कि हमारा रिएक्टर जो है वो अच्छे से वर्किंग कर रहा है जब के इज इक्वल टू 1 होता है। बट व्हेन के इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, यानी कि न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए उसके प्रीवियस जनरेशन से, ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तब रिएक्टर को सुपर क्रिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल। एंड जब रिएक्टर सुपर क्रिटिकल हो जाए तो समझो कि अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि अब रिएक्टर अनकंट्रोल फिजन प्रोसेस में जाने की तैयारी में। समझ रहे हो आप लोग? तो हमारा रिएक्टर कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल होना चाहिए, ना कि सुपर क्रिटिकल। और क्रिटिकल कब होता है? व्हेन के इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें याद रखो, हाँ, एमसीक्यू में आ जाएगी। के इज इक्वल टू 1 मीन्स वॉट? के इज ग्रेटर देन 1 मीन्स वॉट? के इज लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा? सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल यानी क्या? लॉस हो रहा है, जितना जनरेट होना चाहिए उससे भी कम जनरेट हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। या फिर ये भी कह सकते हो कि हम रिएक्टर को बंद कर रहे हैं। जब हमें बंद करना होगा तब न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस धीरे 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 करके कम करते जाएंगे और एक टाइम पे 0 न्यूक्लियस जनरेट होंगे, यानी कि रिएक्टर बंद हो गया। क्लियर हो रहा है? तो जब रिएक्टर बंद हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा तब के इज लेस देन 1 होगा। तो हमें लेस देन 1 भी नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन 1 भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझो कि एक रोप है, एक रोप। अब आपको इसी रोप के ऊपर चलना है, ना ही रोप की इस तरफ जा सकते हो ना ही रोप की इस तरफ जा सकते हो। अगर किसी भी तरफ चले गए तो आप गिर जाओगे।
अगर लेस देन 1 में चले गए तो लॉस होगा, ग्रेटर देन 1 में चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको कहाँ पे चलना है? एग्जैक्टली रोप के ऊपर, यानी कि आपको एग्जैक्टली क्रिटिकल कंडीशन में चलते रहना है, ना ही आपको सब क्रिटिकल होना है, ना ही आपको सुपर क्रिटिकल होना है। इसीलिए मैंने बताया कि क्रिटिकल वाली कंडीशन हमारे लिए बेस्ट कंडीशन है, समझ रहे हो? अब क्रिटिकल रिएक्टर चल रहा है वो तो ठीक है, अगर वो सुपर क्रिटिकल हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करें? और यहाँ पे तो सुपर क्रिटिकल वाली ही मुझे फिजन प्रोसेस दिख रही है। देखो फिजन प्रोसेस को अच्छे से। फिजन प्रोसेस क्या कहती है कि हर एक फिजन के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट होते, एवरेज देखे तो 2.5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हर बार। हर एक डिटेल मैंने यहाँ पे रिएक्टर की बता के रखी हुई है, समझो इस चीज़ को। तो हर एक फिजन प्रोसेस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे और वो फास्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर में से पास होके ऑलरेडी स्लो डाउन होके ही बाहर निकल रहे, तो वो फिर स्लो न्यूक्लियस तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस कर सकते। और अगर स्लो न्यूक्लियस और भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस कर रहे तो हर बार मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर इफेक्टिव टू डू फिजन प्रोसेस आर मोर एंड मोर एंड मोर। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि अगर मेरे पास न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है प्रोसेस करने के लिए, तो न्यूट्रॉन्स को थोड़ी पता है कि मुझे प्रोसेस नहीं करनी है। वो तो अगर प्रोसेस करने के लिए स्पेस है और अगर उसे प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा वो तो करेगा ही, वो तो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। वो तो हम लोग होते हैं कि हमारे माइंड में कुछ और चलते रहता है, कैरेक्टर कुछ डिफरेंट होता है और बिहेव कुछ और करते रहते हैं। न्यूट्रॉन्स के पास कैरेक्टर है ब्रेक डाउन करने का, तो वो ब्रेक डाउन करेगा ही, समझ रहे हो? तो अब मेन प्रॉब्लम ये होगी कि अब अगर मुझे प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, यानी कि अगर मुझे इस चेन रिएक्शन को स्लो करना है, तो अब कैसे करूँ इस चेन रिएक्शन को स्लो? तो चेन रिएक्शन को स्लो करने का अब एक ही मेरे पास तरीका बचता है, और वो है कि मैं इस न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लूँ। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे उस न्यूट्रॉन को ही मैं एब्जॉर्ब कर लूँ। अब क्वेश्चन फिर से ये अराइज होगा कि मैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करूँ तो करूँ कैसे? समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं कंट्रोल रॉड। अब देखते रहना, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, उसे कहते हैं कंट्रोल रॉड। जो कौन से मटेरियल से बनी होती है, या फिर उसे सेफ्टी रॉड भी कह सकते हैं आप। वाई? दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, बट फिर भी एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है। क्यों, मैं बताऊंगा, पहले उसका मटेरियल की बात कर ले। तो वो बना होता है सीडी। सीडी यानी क्या? कैडमियम, आपको पता है ना? देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है बट स्पेस अभी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कैडमियम। ओके, तो कैडमियम के रॉड होते हैं किसके लिए, क्या करने के लिए? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। उससे कंट्रोल रॉड भी कह सकते हो या फिर सेफ्टी रॉड भी कह सकते हो। कंट्रोल रॉड कब कह सकते हो? वैसे तो दोनों वर्ड कह सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल रॉड कब कह सकते हैं? जब ये रॉड सिर्फ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और प्रोसेस को स्लो डाउन करे, तब उसे हम कंट्रोल रॉड कह सकते हैं। बट अगर मुझे प्रोसेस को अचानक बंद करना है, तो रिएक्टर में कहीं पे लीकेज हो गया जैसे कि काकरापार में हुआ था, और अगर मुझे रिएक्टर को बंद करना है, तो तब क्या करना होगा? सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना है, सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना है। तो इसी वजह से तब रॉड सेफ्टी के तरीके से, सेफ्टी वाल के तरीके से भी काम करते, उस वजह से उसे कंट्रोल रॉड भी कहते और उसे सेफ्टी रॉड भी कहते हैं, समझ रहे हो? और वो कंट्रोल रॉड क्या करेंगे? कैडमियम के रॉड होते हैं, वो क्या करेंगे? रिएक्टर के अंदर जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो के क्रिटिकल कंडीशन के पास में रहेगा, के इज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? सुपर क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएगा। तो देखो, अब मैंने जो पहले ही बताया था कैसे, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मॉडरेटर, मॉडरेटर सॉल्यूशन निकला फास्ट न्यूट्रॉन्स का, बट फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन को समझने से पहले हमने देखा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हमें पता चला कि क्रिटिकल होना जरूरी है, क्रिटिकल के सब भी नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल के सुपर भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमने फिर से कंट्रोल रॉड या फिर सेफ्टी रॉड भी कह सकते हो, जो कैडमियम से बने होते, जो क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते। मॉडरेटर क्या करता है? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, जबकि कैडमियम के कंट्रोल रॉड क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझो दोनों चीज़ों को, मॉडरेटर का काम है सिर्फ न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, जबकि कैडमियम रॉड का काम है, या फिर कंट्रोल रॉड या फिर सेफ्टी रॉड का काम है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना और के को मेंटेन रखना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मेंटेन रखना क्रिटिकल कंडीशन के पास में। ओके, तो अभी ये कह सकते हो कि रिएक्टर एक एक समझ लो कि एक इंटेलिजेंट रोबोट जैसा है, जो अपने अंदर फ्यूजन प्रोसेस तो करता है बट कंट्रोल में रखता है, अनकंट्रोल होकर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट नहीं हो जाता है।
समझ रहे हो, एक रोबोट की जैसा है रिएक्टर, जो कंट्रोल में भी है और फिजन प्रोसेस भी कर रहा है, एनर्जी भी जनरेट कर रहा है, उसे यूटिलाइज भी करेंगे, बट कंट्रोल में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, अनकंट्रोल नहीं होने देता है बॉम्ब की तरह। समझ रहे हो, अगर मुझे बॉम्ब क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा पता है, बॉम्ब क्रिएट करना है तो मैं मॉडरेटर रखूंगा बॉम्ब के अंदर भी, बट थोड़ा थोड़ा कम मॉडरेटर रखूंगा। उससे क्या होगा, एक बार प्रोसेस चालू होने पे न्यूट्रॉन्स थोड़े बाहर तो निकलेंगे स्लो होके, बट और भी ज़्यादा वो न्यूट्रॉन्स और भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे। मॉडरेटर खत्म हो गया, अब न्यूट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले, प्रोसेस भी बहुत सारी हो गई, अनकंट्रोलेबल बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारा एनर्जी एक साथ रिलीज होगी, उसी वजह से उसे बॉम्ब कहते हैं। समझो, अब हम लोग मॉडरेटर सॉरी रिएक्टर के लास्ट टॉपिक में हैं, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और उसे मैं जितना हो सके उतने शॉर्टकट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। समझो, आप लोग ये लेक्चर देख रहे होगे, शायद बोर हो जाओगे कि इतना टाइम हो गया, मुझे देखने दो, अभी तो 45 मिनट ही है। मैंने गुजराती मीडियम के लिए इस बार जो लेक्चर क्रिएट किया ना, वो भी 1 आवर एंड 10 मिनट्स का है। ओके, तो देखो, अब हम लोग देखने वाले, उतना टाइम नहीं जाएगा, मैं रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। अब देखो, यहाँ पे हमारा कोर, देखो यहाँ पे भी आपको फिगर देखनी है तो फिगर भी है हमारे पास, ये रही फिगर। यहाँ पे हमारा कोर, एक्चुअल में उसे ही रिएक्टर तो कहते हैं। मेन जो कोर है ना, वहाँ पे ही मेन फिजन प्रोसेस वो सारी चीज़ें होती है, उसे ही एक्चुअल में रिएक्टर तो कहते हैं, बट पूरी सिस्टम को ही रिएक्टर भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मेन कोर, और कोर को पैक करके रखा होता है बहुत ही थिक वॉल से, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर वॉल। लिखा हुआ है वर्ड रिफ्लेक्टर, ओके लिखा है रिफ्लेक्टर वॉल, उससे रिफ्लेक्टर वॉल भी कहते हो। और इसकी थिकनेस है ना अप्रोक्सीमेट 12 फीट जितनी होती है। अब आप सोचोगे कि 12 फीट ही तो है, 12 कोई बड़ा नंबर तो नहीं है, बट आप लोग अगर घर के कंस्ट्रक्शन, हमारे हाउस के कंस्ट्रक्शन को देखोगे ना, तो अगर हम लोग, हमारे घर में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है पता है, ये 2 ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर ये एक हॉरिजेंटल ब्लॉक्स होता है, फिर से उसके ऊपर 2 ब्लॉक्स, उसके ऊपर हॉरिजेंटल ब्लॉक्स। तो इस टाइप का जो ये कंस्ट्रक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 9 इंचज़ का होता है, 9 इंच। अगर मैं एक ही ब्लॉक के ऊपर एक के बाद एक रखते जाऊँ ना, तो 4.5 इंच कह सकते हैं, इसे हाफ इंच, इसे हाफ की वॉल, और इसे फुल की वॉल। ये हमारा घर का कंस्ट्रक्शन की डिटेल है। तो ये सिर्फ 9 इंच है और ये 12 फीट है। आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्टर वॉल कितनी थिक होगी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कंक्रीट ब्लॉक्स, स्टोन, सारी चीज़ें एक के बाद एक ऐड कर कर करके बनाई होती है, और वॉल इस तरीके से बनाते हैं कि कुछ भी बाहर नहीं निकल पाए, रिफ्लेक्ट होकर फिर से अंदर ही जाए, अंदर से बाहर कुछ भी आ ही नहीं पाए, उस तरीके से वॉल क्रिएट होती है, और वो इतनी ज़्यादा थिक होती है। ओके, इतने सारे लेयर्स होते हैं उसके अंदर। अब इस कोर के अंदर अंदर बार होने के लिए एक वे होता है, जिसके अंदर से क्या जाता है, कैडमियम के रॉड्स। देखो आप यहाँ पे फिगर है, उसके अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रही है फिगर, देखो यहाँ पे ये वाली फिगर, ये वाली फिगर को देखो ध्यान से, तो ये रहे हमारे कैडमियम के रॉड्स, जिसे कंट्रोल रॉड भी कहते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब वर्किंग कहने की जरूरत नहीं है ना, कंट्रोल रॉड की वर्किंग क्या है, कि अंदर जाके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। अब देखो, कोर में क्या होगी, फिजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस होने से क्या होगी, फिजन प्रोसेस में फिर से एनर्जी कैसे जनरेट होगी, फिर से आ जाओ फिजन प्रोसेस के ऊपर। वो कहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, यहाँ पे देखो, 240 है, 240 को ब्रेक करोगे तो 120, 120 में ब्रेक करोगे तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी। अब अगर बहुत सारी फिजन प्रोसेस होगी तो अप्रोक्सीमेट एक न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने से 200 मेगावाट जितनी एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो और वो कैसे मिलती है, वो कैसे मिलती है, बाइंडिंग एनर्जी से। रिमेंबर रखो कि जब 240 में से 120 होगा, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है कि 240 में से जब 120 होगा तो और भी कंप्रेस होके न्यूक्लियॉन्स और भी ज़्यादा कंप्रेस होके एक दूसरे के साथ सेट होंगे, और उस वजह से वो अपनी मास यूटिलाइज करेंगे बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग क्रिएट करने में। वो मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जितना मास कम हो जाएगा उस मास को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट से हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। क्लियर हो रहा है, ये कोई और फॉर्मूला नहीं है, ये आइंस्टाइन की फॉर्मूला E=mc², उसी के फॉर्म में मास हमें पता है, तो मास से हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब देखो, कोर में फिजन प्रोसेस होगी, उस वजह से एनर्जी रिलीज होगी कुछ ना कुछ, उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में इस वॉल के ऊपर जाएगी। तो इस वॉल के ऊपर है ना, इस तरीके से बहुत सारी लाइंस कनेक्ट करके रखी होती है, उसके अंदर से कूलेंट पास होता है। क्या पास होता है, कूलेंट। यहाँ पे क्या नेम दे के रखा है उसे मुझे नहीं पता, देखने दो, कूलेंट ही है, चलो हमारे वर्ड मैच हो रहे।
उसके अंदर से क्या पास होता है, कूलेंट पास होता है। अब देखना इस कूलेंट के बारे में। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप रिएक्टर देखने जाओगे ना तो आप वहाँ पे ना ही कोर फाइंड कर पाओगे, ना ही ये कैडमियम रॉड, ना ही रिफ्लेक्टर वॉल, कुछ भी नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि इतने सारे कंट्रोलर लगाए होते हैं उसके ऊपर, पंप, गेज, इतनी सारी चीज़ें रखी होती है ना। एक भी जगह पे अगर आपको रिएक्टर के बारे में बहुत सारी डिटेल पता है तब भी नहीं समझ पाओगे कि क्या है वो वहाँ पे काम करने वाले अगर वर्कर्स या फिर इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट लोग आपको समझाएंगे तभी पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ है। ओके, तो देखो इस लाइन के अंदर से कूलेंट पास होता है। अब देखना यहाँ पे ये जो प्रोसेस होने वाली है ना, यहाँ पे होता है एक हीट एक्सचेंजर, इसे मैं HT से डिनोट करूँगा। अब आपकी बुक में क्या नेम है मुझे देखने दो, हीट एक्सचेंजर को क्या कह के रखा हुआ है। यहाँ पे है स्टीम टरबाइन, ओके, स्टीम जनरेटर कह के रखा। मैंने क्या बताया, इसे मैंने हीट एक्सचेंजर बताया। देखते रहना मेरे अंदर भी हीट एक्सचेंजर, उसे उन्होंने बताया हुआ है बुक में अंदर स्टीम जनरेटर। वो स्टीम कैसे जनरेट करता है एक्चुअल में, जहाँ पे भी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो एनर्जी, हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हीट ट्रांसफ़र, और इसे मैंने क्या बताया, HT यानी हीट, और मैं ही भूल गया हीट ट्रांसफर करता है, बस इतना पता है। हीट एक्सचेंजर कहते हैं, सॉरी HE होना चाहिए, हीट एक्सचेंजर कहते हैं, हीट एक्सचेंजर समझो। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है। तो देखो ये मेरा कूलेंट है, यहाँ से कूलेंट जा रहा है। अब क्या होगा, कोर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, फिजन प्रोसेस की वजह से जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कोर के अंदर ही है, तो उस वजह से ये सारी वॉल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। अब इस पाइप में से, यहाँ पे जो पाइप कनेक्ट करके रखी है उसमें से ये कूलेंट पास हो रहा है यहाँ से, तो कूलेंट क्या करेगा, इस वॉल की सारी एनर्जी अपनी अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ा है ना आपने, हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो कोर बहुत ज़्यादा गर्म है, कूलेंट बहुत ज़्यादा कूल है, तो कूल बॉडी वो हाई हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में से एनर्जी अपने अंदर ले लेगी। तो जब कूलेंट यहाँ से बाहर निकलेगा तो तब उसके पास बहुत ज़्यादा हीट होगी, वो वेपर के फॉर्म में होगा, ये भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा हीट वाला कूलेंट। अब क्या होगा पता है, यहाँ पे रखे होते हैं टरबाइन। चलो टरबाइन एकदम बेसिक ड्रॉ करूँ तो इस तरीके विंड, इसे ये भी कह सकते हो कि इस टाइप का कूलेंट होता है। देखो सॉरी, इस टाइप का टरबाइन होता है जिसके अंदर से यहाँ से मैं बहुत ही हाई टेम्परेचर वेपर, वाटर वेपर को यहाँ पे थ्रो आउट करूँगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर। तो वो क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करवाएगी, और टरबाइन के बीच में जो ये होता है उसी के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर। देखो आपकी बुक में ये सारी चीज़ें नहीं ड्रॉ करके रखी है, मैं एकदम रफ फिगर से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट ये जो वेपर बाहर निकल रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर, वो जाके स्टीम की टरबाइन की ब्लेड के ऊपर लगेगी, तो वो ब्लेड रोटेट हो जाएगी, और वो अगर टरबाइन रोटेट हो रहा है तो ये साफ्ट रोटेट होगा, और साफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर तो पता है ना, ये एन और ये एस, हमने ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में पढ़ी, इसी सेम में पढ़ी, सॉरी प्रीवियस सेम में पढ़ी थी। ये एक एन पोल एक एस पोल, उसके बीच में होती है कॉइल जो रोटेट होती रहती है, और अगर वो कॉइल रोटेट हो रही है तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF जनरेट होगा। फेराडेस लॉ देखा था ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -dφ/dt। और अगर EMF जनरेट हो रहा है और वो अगर कॉइल के पास दो एंड है, यानी कि वो क्लोज लूप है, तो उसके अंदर EMF जनरेट होने की वजह से कुछ ना कुछ करंट पास होगा, और वो करंट जो जनरेट होता है उसे हम AC करंट कहते हैं। जनरेटर AC करंट जनरेट करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। तो टरबाइन रोटेट होगी तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब टरबाइन को कैसे रोटेट करते वो यहाँ पे रिएक्टर में देखने वाले। कूलेंट पास हो रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कूलेंट है। अब ये कूलेंट है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे टरबाइन पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कूलेंट जो है ना वो रिएक्टर में से पास होके आया है, यानी कि इस कूलेंट में भी थोड़ी बहुत तो रेडिएशन होगी ही होगी, उस वजह से कूलेंट को हम डायरेक्टली बाहर एमिट नहीं कर सकते। तो क्या होता है पता है, ये जो कूलेंट है ना वो यहाँ से ये समझो कि इस तरीके से स्प्रे होगा, और यहाँ पे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और बीच में एक मेरे पास इस तरीके की लाइन होगी जो क्या करेगी, यहाँ पे जो कूलेंट गिर रहा है वो इस पाइप के ऊपर से बाहर से, इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा है, बाहर से गिरते हुए नीचे गिरेगा, और यहाँ से फिर से कूलेंट कूल होके यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे जो ये पाइप लाइन है ना उसके अंदर कूल वाटर आ रहा होगा, और ये कूल वाटर कहाँ से आ रहा होगा, या तो रिवर में से या फिर लेक में से। जैसे कि हमारा कांकरा पार जो है ना वो तापी रिवर के पास में, तो तापी रिवर बैंक में से
पानी यहाँ पे कूल वाटर यहाँ पे प्योरीफाई थोड़ा बहुत होके यहाँ पे आते रहता है, जो टरबाइन को प्रॉब्लम नहीं करे वैसा वाटर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो वाटर है वो यहाँ से पास होने वाला है, बट कूलेंट बाहर से आ रहा है पाइप के ऊपर, तो पाइप के ऊपर अगर कूलेंट गिरेगा तो पाइप के अंदर रखे कूल वाटर को पाइप कूलेंट अपनी पूरी की पूरी हीट वाटर को प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हो रहा है? और वाटर वेपराइज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वेपराइज होना चाहिए तो वो भी कर सकते हो आप लोग। इसके ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोलर रखे होते हैं। ये एक हीट एक्सचेंजर है, वो हीट को सिर्फ ट्रांसफर करता है, मिक्सचर नहीं होता है। कूलेंट और अंदर आने वाला वाटर मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वाटर पास थ्रू हो रहा है पाइप के अंदर और कूलेंट गिर रहा है पाइप के ऊपर। क्लियर हो रहा है? तो सिर्फ कूलेंट की हीट पाइप के अंदर वाले वाटर को मिल जाएगी और वाटर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपराइज हो जाएगा और वेपराइज होके वो टरबाइन के ऊपर जाएगा। अब टरबाइन कैसे वर्क करता है वो तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इस तरीके से रिएक्टर वर्किंग करता है। अब लास्ट टॉपिक है, बात करने वाला हूं मैं डिस्पोजल की। ओके, तो देखते रहना। डिस्पोजल, एक्चुअल में डिस्पोजल के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर मेथड है नहीं। हमारे पास क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि जो उसके अंदर वेस्ट बाहर निकल रहा है रिएक्टर में से, जैसे कि यहाँ पे रिएक्टर में जो यूरेनियम फिजन हो रहा है, उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी खत्म होने वाला या फिर थोड़ी बहुत माइनर रेडियो एक्टिविटी वाला यूरेनियम बाहर निकल रहा है, उसे डिस्पोज करे तो कैसे करे। तो उस वेस्ट को डिस्पोजल करने की बेस्ट मेथड अभी भी अंडर डेवलपमेंट में, इंडिया में भी और बहुत सारी जगहों पे। ओके, तो आपको यही लिखना है। बट आपको मैं बताऊं कि अभी जो यूरेनियम बाहर निकलता है वो कैसे डिस्पोज करते हैं। तो क्या होता है पता है, उन्होंने एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा टैंक क्रिएट करके रखा है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने टैंक क्रिएट किया हुआ ना, समझो कि 100 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ 100 मीटर लॉन्ग है और इसकी डेप्थ भी मान के चलो 50 to 100 मीटर तो होती है, 50 to 70 मीटर होती है। तो समझ लो ये कितना बड़ा पिट होगा। ओके, उस पिट को पूरी तरीके से ऑयल से भरा होता है, उस पिट को पूरी तरीके से ऑयल से भरा होता है यहाँ तक, और उसे ऊपर से पैक करके रखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा टैंक है ये, समझो। अब उस टैंक के अंदर क्या होता है पता है, मैंने बताया था ऐसी रॉड होती है, ऐसी रॉड होती है जिसके अंदर मॉडरेटर, बीच में फ्यूल, ये सारी पैक करने वाली रॉड। तो इस पूरी की पूरी रॉड को ही एक बार यूज़ होने के बाद यहाँ से हम लोग पूरा बंच अंदर डाल सकते हैं और फिर से बाहर भी निकाल सकते हैं, एक बार रिएक्शन होने के बाद बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वो जो हमारे पास 12, 20, 80 जितनी भी रॉड होती है ना, वो सारी रॉड को इस तरीके से ले जाके यहाँ पे रख देंगे ऑयल के अंदर डुबा के, उस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाएंगे। कोई मेथड ही नहीं है तो क्या करते, ऑयल के अंदर इमर्ज करके रख देते हम लोग। और यहाँ पे ये कितने टाइम तक रहेगी पता है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 ईयर तक इसी के अंदर डुबो के रखेंगे हम लोग उसे। इसीलिए तो इतना बड़ा टैंक क्रिएट करके रखा है, समझ रहे हो। तो इस टैंक के अंदर वो हमारी रॉड, यूरेनियम की रॉड, एक बार यूज़ होने के बाद मॉडरेटर वाली रॉड इसके अंदर रखी होती है। ओके, और ये रॉड अप्रोक्सीमेटली ऑयल के अंदर इमर्ज होके अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स तक रहती है। और 30 ईयर के बाद उसके अंदर की सारी रेडियो एक्टिविटी एकदम खत्म होने के बाद उसे फिर हम डिस्पोज कर सकते हैं कहीं पे भी। और वैसे भी उसके बाद भी उसे ऐसे ही बाहर नहीं फेंक सकते, उसके लिए भी कोई अच्छा सा प्लांट होगा जहाँ पे उसे पूरी तरीके से डिस्पोजल किया जाता होगा। बट अभी ये मेथड अंडर वर्किंग है। हमने टैंक तो ओपन करके तो हम लोग नहीं देख सकते, बट हमें ये बताया था, बट कहाँ पे टैंक है वो हमने बाहर से देखी थी। वहाँ पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर लीकेज हो रही है तो रेडियो एक्टिविटी बाहर निकल सकती है, समझ रहे हो। तो ये मेथड अभी के लिए इंडिया में वर्किंग, या फिर इंडिया में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट काकरापार में यही वर्किंग है। और आप चाहो तो यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना डिस्पोजल वाला, वो आप पढ़ सकते हो रिएक्टर का, आपको पता चल जाएगा कि अभी भी हमारे पास कोई भी वैसी इतनी इफेक्टिव मेथड है ही नहीं डिस्पोजल करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है मुझे दिखने, evolved to study the possibility of converting radioactive waste into less active and sort। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। दिस सेफ्टी मेजर आर अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड appropriate plan is being evolved to study। देखो अभी भी हो रहा है, the possibility of converting radioactive waste into a less active and short living material। समझ में आ रहा है। चलो, तो होप्स हो कि मैंने रिएक्टर को बहुत ही कम वर्ड में, ये बहुत कम है हाँ, अभी आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा लेक्चर है, बट ये बहुत ही कम वर्ड में और बहुत ही इफेक्टिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैंने सिर्फ बुक में जो लिखा है उसी के साथ मेरे पास जो नॉलेज है उसे मिक्स करके आपको पेस्ट किया है कि रिएक्टर कैसे वर्किंग करता है।
ओके। और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो प्लीज़ पूछ लेना। रिएक्टर में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सीरियस लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट थियरी है पूरे साइंस के अंदर की। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अब स्कूल में।